तो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और सही से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th हिंदी नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे इस वीडियो में हम सॉल्व करना सीखेंगे। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ। ठीक है, मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ। तो इस प्रश्न का उत्तर में लिखेंगे, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के आगे उनकी लड़की के माध्यम से उपस्थित हुआ। ओके, क्या लिखेंगे, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के आगे उनकी लड़की के माध्यम से उपस्थित हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है। तो उत्तर में लिखेंगे, प्राचीन काल में मनुष्य जंगली था। प्राचीन काल में मनुष्य जंगली था, वह वनमानुष की तरह था। वह वनमानुष की तरह था। उस समय वह अपने नाखून की सहायता से जीवन की रक्षा करता था। दांत होने के बावजूद भी नाखून ही उसके असली हथियार थे। क्या थे, दांत होने के बावजूद भी नाखून ही उसके असली हथियार थे। उन दिनों अपने दुश्मनों को पछाड़ने के लिए नाखून आवश्यक अंग थे। क्या थे, उन दिनों अपने दुश्मनों को पछाड़ने के लिए नाखून ही आवश्यक अंग थे। कालांतर में मानवीय हथियार ने आधुनिक रूप लिया और बंदूक, कारतूस, तोप, बम के रूप में मनुष्य की रक्षा में प्रयुक्त होने लगा। नखधर मनुष्य की अत्याधुनिक हथियार पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा। ओके, पर उसके नाखून अब भी बढ़ रहे हैं। बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को याद दिलाती है कि तुम भीतर वाले अस्त्र से अब भी वंचित नहीं हो। तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता। तुम वही प्राचीनतम नख एवं दंत पर आश्रित रहने वाले जीव हो। पशु की समानता तुम में अब भी विद्यमान है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर। ठीक है ना। अगर आप लिखना चाहते हैं तो वीडियो को रोक दीजिए यहीं पे, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप आसानी से लिख लीजिए। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है। लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है। क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर में लिखेंगे, कुछ लाख वर्षों पहले जब मनुष्य जंगली था, उसे नाखून की जरूरत थी। वनमानुष के समान मनुष्य के लिए नाखून अस्त्र था, क्योंकि आत्मरक्षा एवं भोजन हेतु नख की महत्ता अधिक थी। उन दिनों प्रतिद्वंदियों को पछाड़ने के लिए नाखून आवश्यक अंग था। असल में वही उसके अस्त्र थे। आज के बदलते परिवेश में, परिवर्तित समय में, इस आधुनिकता के दौर में सभ्यता के विकास के साथ साथ अस्त्र के रूप में इसकी आवश्यकता नहीं समझी जा रही है। अब मनुष्य पशु के समान जीवन यापन नहीं करके आगे बढ़ गया है, इसलिए समय अनुसार अपने अस्त्र में भी परिवर्तन कर लिया है। प्राचीन समय के लिए अस्त्र कहा जाना उपयुक्त है, तर्कसंगत है, लेकिन आज यह मानवीय अस्त्र के रूप में प्रयुक्त नहीं है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मनुष्य बार बार नाखूनों को क्यों काटता है। मनुष्य बार बार नाखूनों को क्यों काटता है। उत्तर में लिखेंगे, मनुष्य निरंतर सभ्य होने के लिए प्रयासरत रहा है। प्रारंभिक काल में मानव एवं पशु एक समान थे। नाखून अस्त्र थे, लेकिन जैसे जैसे मानवीय विकास की धारा अग्रसर होती गई, मनुष्य पशु से भिन्न होता गया। उसके अस्त्र शस्त्र, आहार विहार, सभ्यता संस्कृति में निरंतर नवीनता आती गई। वह पुरानी जीवन शैली को परिवर्तित करता गया। जो नाखून अस्त्र से थे, उसे अब सौंदर्य का रूप देने लगा। इसमें नयापन लाने, इसे संवारने एवं पशु से भिन्न दिखने हेतु नाखूनों को मनुष्य काट देता है। अब वह प्राचीनतम पशुवत मानव को भूल जाना चाहता है।
नाखून को सुंदर देखना चाहता है। क्या देखना चाहता है? नाखून को अब सुंदर देखना चाहता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सुकुमार विनोदों के लिए नाखूनों को उपयोग में लाना मनुष्य ने शुरू किया। लेखक ने इस संबंध में क्या बताया है? सुकुमार विनोदों के लिए नाखूनों को उपयोग में लाना मनुष्य ने शुरू किया। लेखक ने इस संबंध में क्या बताया है? तो उत्तर में लिखेंगे, लेखक ने कहा है कि पशुवत मानव भी धीरे धीरे विकसित हुआ है। लेखक ने क्या कहा कि पशुवत मानव भी धीरे धीरे विकसित हुआ, सभ्य बना। तब पशुता की पहचान को कायम रखने वाले मनुष्य को काटने की प्रकृति पनपी। मनुष्य को नाखून काटने की प्रकृति पनपी। यही प्रवृत्ति कलात्मक रूप लेने लगी। वात्स्यायन के कामसूत्र से पता चलता है कि भारतवासियों में नाखून को जमकर संवारने की परिपाटी आज से 2000 वर्ष पहले विकसित हुई। उसे काटने की कला काफ़ी मनोरंजक बताई गई। त्रिकोण, वर्तुलाकार, चंद्राकार, दंतुल आदि विविध आकृतियों के नाखून उन दिनों विलासी नागरिकों के मनोविनोद का साधन बना। अपनी अपनी रुचि के अनुसार किसी ने नाखून को कलात्मक ढंग से काटना पसंद किया तो कोई बढ़ाना। लेकिन लेखक ने बताया है कि यह भूलने की बात नहीं है कि ऐसी समस्त अधोगामिनी वृत्तियों को और नीचे खींचने वाले वस्तुओं को भारतवर्ष में भारतवर्ष ने मनुष्योचित बनाया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। नख बढ़ाना और उन्हें काटना कैसे मनुष्य की सहजात वृत्तियां हैं, इनका क्या अभिप्राय है? नख बढ़ाना और उन्हें काटना कैसे मनुष्य की सहजात वृत्तियां हैं, इनका क्या अभिप्राय है? तो उत्तर में लिखेंगे, मानव शरीर में बहुत सी अनायास जन्य सहज वृत्तियां अंतर्निहित है। दीर्घकालीन आवश्यकता बनकर मानव शरीर में रहती है। सहज वृत्तियां ऐसे गुण है जो अनायास की अनजाने में अपने आप काम करती है। नाखून का बढ़ना उनमें से एक है। वास्तव में सहजात वृत्तियां अनजान स्मृतियों को कहा जाता है। नख बढ़ाने की सहजात वृत्ति मनुष्य में निहित पशुत्व का प्रमाण है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह मनुष्यता की निशानी है। मनुष्य के भीतर पशुत्व है, लेकिन यह उसे बढ़ाना नहीं चाहता है। आगे इसमें और है, मानव पशुता को छोड़ चुका है क्योंकि पशु बनकर वह आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए पशुता की पहचान अर्थात नाखून को मनुष्य काट देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है? लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर? स्पष्ट करें। उत्तर में लिखेंगे, लेखक के हृदय में अंतर्द्वंद की भावना उभर रही है। लेखक के मन में अंतर्द्वंद की भावना उभर रही है कि मनुष्य इस समय पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर बढ़ रहा है। वह इस प्रश्न को हल नहीं कर पाता है, अतः इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए स्पष्ट रूप से इसे प्रश्न के रूप में लोगों के सामने रखता है। मनुष्य पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर बढ़ रहा है। इसे विचारात्मक प्रश्न पर अध्ययन करने से पता चलता है कि मनुष्य पशुता की ओर बढ़ रहा है। मनुष्य में बंदूक, बम से लेकर नए नए महाविनाश के अस्त्र शस्त्रों को रखने की प्रवृत्ति जो बढ़ रही है वह स्पष्ट रूप से पशुता की निशानी है। पशु प्रवृत्ति वाले ही इस प्रकार के अस्त्रों को होर में आगे बढ़ता है। पशु प्रवृत्ति वाले ही इस प्रकार के अस्त्रों के होर में आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। देश की आज़ादी के लिए प्रयुक्त किन शब्दों की अर्थ मीमांसा लेखक करता है और लेखक के निष्कर्ष क्या है? तो उत्तर में लिखेंगे, देश की आज़ादी के लिए प्रयुक्त इंडिपेंडेंस शब्दों की अर्थ मीमांसा लेखक करते हैं। इंडिपेंडेंस का अर्थ है अधीनता या किसी अधीनता का अभाव पर स्वाधीनता। शब्दों का अर्थ है कि अपने ही अधीन रहना। स्वाधीनता शब्दों का अर्थ क्या है कि अपने ही अधीन रहना। अंग्रेजी में कहना हो तो सेल्फ डिपेंडेंस कह सकते हैं। लेखक का निष्कर्ष स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो इसे
चरितार्थता की ओर ले जाती है। मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है, त्याग में है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, लेखक ने किस प्रसंग में कहा है कि बंदरिया मनुष्य की आदर्श नहीं बन सकती? लेखक का अभिप्राय स्पष्ट करें। लेखक ने किस प्रसंग में कहा है कि बंदरिया मनुष्य की आदर्श नहीं बन सकती? लेखक का अभिप्राय स्पष्ट करें। तो उत्तर में लिखेंगे प्रसंग। मैं ऐसा तो नहीं मानता कि जो कुछ हमारा पुराना है, जो कुछ हमारा विशेष है, उससे हम चिपके ही रहे। ओके, पुराने का मोह हर समय वांछनीय ही नहीं होता। मेरे बच्चे को गोद में दबाए रखने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। लेखक महोदय का अभिप्राय है कि सबसे पुराने अच्छे नहीं होते, सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब भी नहीं होते। भले लोग दोनों का जांच कर लेते हैं, जो हितकर होता है उसे ग्रहण करते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है, स्वाधीनता शब्द का सार्थकता लेखक क्या बताता है? स्वाधीनता शब्द की सार्थकता लेखक क्या बताता है? तो उत्तर में लिखेंगे, स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपने ही अधीन रहना, जिसमें स्व का बंधन अवश्य है, जिसमें स्व का बंधन अवश्य हो है। यह क्या संयोग की बात है, या हमारी समूची परंपरा ही अनजाने में हमारी भाषा के द्वारा प्रकट होती रही है। समस्त वर्णों और समस्त जातियों का एक सामान्य आदर्श भी है। समस्त वर्णों और समस्त जातियों का एक सामान्य आदर्श भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है, निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है? लेखक की दृष्टि में बूढ़े के कथनों की सार्थकता क्या है? लेखक की दृष्टि में बूढ़े की कथनों की सार्थकता क्या है? उत्तर में लिखेंगे, लेखक महोदय ने एक ऐसे बूढ़े का जिक्र किया है जो अपनी पूरी जिंदगी का अनुभव कुछ शब्दों में व्यक्त कर रहा है, व्यक्त किया या कर रहा है। मनुष्य को सावधान करता है जो इस प्रकार है, मनुष्य को सावधान करता है जो इस प्रकार है, बाहर नहीं भीतर की ओर देखो, हिंसा को मन से दूर करो, मिथ्या को हटाओ, क्रोध और द्वेष को दूर करो, लोगों के लिए कष्ट सहो, आराम की बात मत सोचो, प्रेम की बात सोचो। लेखक की दृष्टि में कथन पूर्णतः सार्थक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। मनुष्य की पूंछ की तरह उसके नाखून भी एक दिन झड़ जाएंगे। प्राणी शास्त्रियों के एक इस अनुमान से लेखक के मन में कैसी आशा जगती है? लेखक के मन में कैसी आशा जगती है कि एक दिन पूंछ की तरह मनुष्य के नाखून भी झड़ जाएंगे उसी तरह। ठीक है, तो उत्तर में लिखेंगे, प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि एक दिन मनुष्य की पूंछ की तरह उसके नाखून भी झड़ जाएंगे। इस तथ्य के आधार पर ही लेखक के मन में यह आशा जगती है कि भविष्य में मनुष्य के नाखूनों को बढ़ना बंद हो जाएगा और मनुष्य का आवश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई। अर्थात मनुष्य पशुता को पूर्णतः त्याग कर पूर्ण रूपेण मानवता को प्राप्त कर लेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। सफलता और चरितार्थता शब्दों में लेखक अर्थ की भिन्नता किस प्रकार प्रतिपादित करता है? तो उत्तर में लिखेंगे, सफलता और चरितार्थता में अंतर है। मनुष्य मानस्त्रों के संचयन से, बाह्य उपकरणों के बाहुल्य से उस वस्तु को पा भी सकता है जिसे उसने बड़े आडंबर के साथ सफलता नाम दे रखा है, परंतु मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है, मैत्री में है। नाखूनों को काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का क पढ़ते हैं। व्याख्या करें, पूछ रहा है व्याख्या करें। 14 में क ख ग घ 4 क्वेश्चन है, तो उसके बारे में व्याख्या करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पहला है, काट दीजिए वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर। तो इसका व्याख्या करेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक के नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक से ली गई है। इसका संदर्भ है, जब लेखक की बेटियां नाखून बढ़ने का सवाल पूछती है, तब लेखक इस पर चिंतन मनन करने लगता है। इस छोटे से सवाल के बीच ही यह पंक्ति भी विद्यमान है जो लेखक के चिंतन से उभर कर आई है।
लेखक का मानना है कि नाखून ठीक वैसे ही बढ़ते हैं जैसे कोई अपराधी निर्लज भाव से दंड स्वीकार के समय मौन तो लगा जाते हैं लेकिन पुनः अपनी आदत या व्यसन को शुरू कर देते हैं और अपराध चोरी करने लगते हैं। यह नाखून भी ठीक उसी अपराधी की तरह है, यह धीरे धीरे बढ़ता है, काट दिए जाने पर पुनः बेहया की तरह बढ़ जाता है। इसे तनिक भी लाज शर्म नहीं आती। अपराधी भी ठीक वैसे ही प्रवृत्ति की है। लेखक ने मनुष्य की पार्श्विक प्रवृत्ति की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। वह बार बार सुधरने सुकर्म करने की कस्में खाता है, वादा करता है, किंतु थोड़ी देर बाद पुनः वही कर्म दोहराने लगते हैं। कहने का मूल भाव यह है कि वह विध्वंसक प्रकृति की ओर सहज अग्रसर होता है, जबकि वह निर्णयात्मक कार्यों में अपनी ऊर्जा और मेघा को लगाता। चलिए 14 का ख पढ़ते हैं। मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ। मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ। तो इस प्रश्न का जो व्याख्या करेंगे कुछ इस तरीके से। प्रस्तुत पंक्तियों हमारी पाठ्य पुस्तक के नाखून क्यों बढ़ते हैं नामक पाठ से ली गई है। इन पंक्तियों का संदर्भ मनुष्य की बर्बरता से जुड़ा हुआ है। अपने निबंध में लेखक यह बताना चाहता है कि मनुष्य के नाखून उसकी भयंकरता के प्रतीक है। लेखक के मन में कभी कभी नाखून को देखकर निराशा उठती है। वह इस पर गंभीरता से चिंतन करने लगता है। कहने का आशय यह है कि मनुष्य की बर्बरता कितनी भयंकर है कि वह अपने संहार में स्वयं लिप्त है। इसका उदाहरण हिरोशिमा पर बम बरसाना है। इससे कितनी धन जन की हानि हुई है, संस्कृति का विनाश हुआ, अनुमान नहीं लगाया जा सकता। आज भी उसकी स्मृति से मन सहर उठता है। तो यह है मनुष्य की पाशविक स्वरूप। यही स्वरूप उसके नाखून की याद दिला देते हैं। उसकी भयंकरता, बर्बरता, पाशविकता, अदूरदर्शिता, अमानवीयता, इसे लेकर लेखक निराश हो उठता है, वह चिंतित हो उठता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14 का ख। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का ग पढ़ते हैं। ठीक है, क है क्वेश्चन यह लिखा है, कमबख्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। तो उत्तर में लिखेंगे, लेखक के कहने का आशय यह है कि मनुष्य अब सभ्य और संवेदनशील हो गया है। वह नरसंहार का विभत्स रूप देख चुका है। उसे याद कर ही वह कांप जाता है। उसके विनाशक रूप का वह भुक्तभोगी है। हिरोशिमा का महाविनाश उसके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है। अतः उससे निजात पाने के लिए वह सदैव सचेत होकर कदम बढ़ा रहा है। वह अपने विध्वंसक रूप को छोड़कर सृजनात्मक की ओर अग्रसर होना चाहता है। वह मानव मूल्यों की रक्षा, मानवता की स्थापना में लगे रहना चाहता है। निरर्थक और संहारक तत्वों से बनकर शांति के साथ में जीना चाहता है। मनुष्य के इसी विवेकशील चिंतन और दूरदर्शिता की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए लेखक यह बताना चाहता है कि कमबख्त नाखून बढ़े तो बढ़े, इससे चिंतित होने की जरूरत नहीं। अब मनुष्य सजग और सचेत है, वह उसे बढ़ने नहीं देगा, उसे काट कर नष्ट कर देगा। कहने का भाव यह है कि वह क्रूरतम विध्वंसक रूप को त्याग देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं। लेखक की दृष्टि में हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर में लिखेंगे, लेखक की दृष्टि में हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है अपने आप पर अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन। भारतीय चित्त जो आज की अधीनता के रूप में न सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है, यह भारतीय संस्कृति की विशेषता का ही फल है। यह विशेषता हमारे दीर्घकालीन संस्कारों से आई है, इसलिए स्व के बंधन को आसानी से नहीं छोड़ा जा सकता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले चैप्टर का क्वेश्चन आंसर देखेंगे।
तो अगर आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि इस तरह का जो वीडियो आएगा ना तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप इस वीडियो को देख पाएंगे। ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, बहुत अच्छा लगा हो, तो अपने दोस्तों से शेयर करें जो आपके क्लासमेट हैं। ठीक है ना। ओके, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर आपका सपोर्ट अच्छा मिला तो मैं हर एक चैप्टर का, जितने भी चैप्टर हैं हिंदी की क्लास, हिंदी में सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, हर चैप्टर का 50-50 ऑब्जेक्टिव, उससे ज़्यादा भी उस तरह का वीडियो अपलोड करेंगे बनाकर। ठीक है ना। तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा। अभी हम लोग सिर्फ सब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं। जब सब्जेक्टिव ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे।